साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। इसी क्रम में हिंदी साहित्य के इतिहास और विशेषतः हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के इतिहास को पढ़ने एवं समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। रीतिकाल प्रकरण हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लगभग इसके अंतिम चरण में ही हैं और उसके बाद ये जो पूरी पुस्तक है ये आधुनिक काल को समर्पित है। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं अथवा जिनसे आगामी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना है, उन सभी मुख्य बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए हम आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। वो बिंदु मैं हाईलाइट करवा दूंगी, तो आप लोग उनको 1 से 2 बार सुन लें, उससे भी काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको आप नोट कर सकते हैं। आइए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बता रहे हैं कि आश्रयदाता की प्रशंसा तथा श्रृंगार वर्णन के समय बहुत बार यह परिकल्पना अतिरंजना के आवेश में ऊहा का रूप धारण कर लेती है। ऐसे पद्यों का अब दस्तावेजी महत्व है, ये हमने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं। रीतिकालीन कवि शास्त्रकार या कि आचार्य कवि थे, यह सुविदित है। ठीक है, तो जो पिछले वीडियो हैं, जैसे आपको कल वाला आज वाला जो प्रसंग है कल वाले वीडियो से जुड़ा हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है इसी नाम से, इसी पुस्तक के नाम से, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वैसे तो चैनल पे वैसे भी मिल जाएगा क्योंकि लेटेस्ट वीडियो है, लेकिन इसके अलावा भी प्लेलिस्ट में आपकी विशेषता नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी हैं, उनकी संपूर्ण विषय सामग्री उपलब्ध है। चाहे भारतवर्ष से किसी भी राज्य से आप तैयारी कर रहे हो तो देख लीजिएगा पुस्तकें जो भी लगी हुई हैं सिलेबस में, वो भी, और इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए भी। रीतिकालीन कवि शास्त्रकार या कि आचार्य कवि थे, यह सुविदित है। इस पर भी आलोचक एक मत है कि इनकी मौलिकता काव्य पक्ष में है, आचार्यत्व में नहीं। मौलिकता आचार्यत्व में हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस विधि से जो रचनाएं की गई वो संस्कृत की परिपाटी की इन्होंने अनुसरण किया। ये हम शुक्ल की बुक में भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। हिंदी कविता के इतिहास के लिए अच्छा ही है, क्योंकि यदि आचार्यत्व की मौलिकता होती तो फिर इन्हें हिंदी आलोचना और काव्य शास्त्र के संदर्भ में देखा परखा जाता, कविता के संदर्भ में नहीं। आलोचना के लिए संवेदना कवि की हो, पर वृत्ति अध्यापक की, तो व्यक्तित्व की संश्लिष्टता अधिक स्मरणीय होगी, जैसे आधुनिक साहित्य चिंतन के क्षेत्र में सर्वत्र द्रष्टव्य है। रिचर्ड्स, एम्पसन, ब्रैडले, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे व्यक्तित्व के श्रेष्ठतम उदाहरण है। तो ये आलोचक के रूप में खूब फेमस हुए हैं, क्योंकि आचार्यत्व के तत्व इनमें अधिक थे। हालांकि इन सब ने कविताएं भी लिखी हैं, लेकिन वो उतनी फेमस नहीं हुई जितने फेमस ये आलोचक के रूप में हैं। आपका यूपीपीएस है ना, यूपीपीसीएस वाला जो आपका यूपीपीएससी वाला जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती एग्जाम है, जीडीसी वाले, वहाँ आलोचना भी टॉपिक लगा हुआ है, नेट में भी लगा हुआ है। तो आधुनिक काल में आलोचक और आलोचना वाले जो इसमें पॉइंट आएंगे आगे बुक में, वो आपके एज इट इज़ वही पॉइंट हैं, वही राइटर्स हैं जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो कृपया करके यदि आपके पास पहली बार भी ये वीडियो पहुँच रहा है तो नियमित रूप से आप इस चैनल से जुड़ जाइए, विशेषतः जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। 2 चैनल है हमारा। फर्स्ट चैनल हिंदी नेटशाला, दूसरा इसी का भाग है हिंदी बुकशाला, जो लाइब्रेरी के रूप में है। वहाँ आपको हिंदी की पुस्तकें, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक सभी मिल जाएंगे, इसमें भी मिलेंगे, और जो इसमें रह गए हैं वो वहाँ मिलेंगे। कुल मिला के दोनों चैनल की प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। तो दोनों चैनल्स को आप अपनी परीक्षा तक के लिए सब्सक्राइब कर लें, और घंटी वाला ऑप्शन जब दबाएं तो उसमें ऑल वाला ऑप्शन याद से प्रेस करें, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। यूथ कंपटीशन के जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये आपको हिंदी बुकशाला पे मैं पूरे करवा चुकी हूँ। इसके अलावा आधुनिक काल इसी चैनल पे करवाया है। तो और आपके व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, सबके प्रैक्टिस सेट्स, वन लाइनर सब मैं करवा रही हूँ। लेकिन ये सब हम एक साथ पढ़ पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों चैनल से आप जुड़ें, क्योंकि एक चैनल पर सभी रचनाएं, सभी प्रैक्टिस सेट्स करवाना संभव नहीं है। नए विद्यार्थी चैनल पे आ रहे हैं, 80% विद्यार्थी चैनल पे इस समय
नए हैं, लेकिन नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इससे कोई पता नहीं चलता, ना आप लोग कमेंट करते हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता कि आप नेट के लिए पढ़ रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि उसी प्रकार, उसी के हिसाब से, वैसे दोनों का तैयारी का स्तर एक ही है, लेकिन उसी हिसाब से आगे भी चीज़ें आपको उपलब्ध में करवा पाऊँ। आगे बढ़ते हैं। हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, इस संबंध में कई दृष्टिकोण उपस्थित किए गए हैं। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम का नाम पहले आता है। कालक्रम की दृष्टि से 1541 में कृपाराम की रचना है, कौन सी है, ध्यान करिएगा, हितरंगिणी है ना, वो सबसे पहले आता है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास का और अखंड परंपरा चलने के विचार से चिंतामणि का इनसे रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। वैसे यदि पूछ लिया जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ कहाँ से माना है, प्रश्न बार बार रिपीट होता है, तो आप सही उत्तर लगाएंगे चिंतामणि। वर्तमान में अधिकांश विद्वानों का मत क्या है? वर्तमान में यदि इस तरीके के प्रश्न बने तो ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ। वर्तमान में केशवदास, अधिकांश विद्यार्थी के अधिकांश विद्वान केशवदास के नाम पर एक मत है, अधिकांश, सब नहीं, अधिकांश। वो मानते हैं कि केशवदास से ही इस परंपरा, रीतिकालीन पर आचार्य वाली जो परंपरा, इसका प्रारंभ मानना चाहिए। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। रीति काव्य धारा अधिक सजग और व्यवस्थित रूप से चलने के कारण यहाँ प्रवर्तन की बात कुछ अधिक स्पष्ट रूप से उठती है। कई काव्य शास्त्रीय पक्षों और प्रबंध तथा मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण भक्ति से रीति काव्य धारा में रूपांतरण का श्रेय अधिकतर केशवदास को दिया जाता है। ये वही बात है जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रही थी। खैर इसमें दी हुई है, वे कालक्रम से भक्ति काल में है पर प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में है। वस्तुतः आज हमारा टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक जो रहेगा वो केशवदास ही रहेगा ना, क्योंकि हमारा जो मेन जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, भक्ति काल से रीति काल में रूपांतरण, हिंदी साहित्य का भक्ति काल से रीति काल में रूपांतरण, और केशव उसके प्रथम प्रवर्तक के रूप में आज अपना परिचय, यहाँ पर हम केशव का परिचय पढ़ेंगे। बेटा मैं 2-3 बार मना कर चुकी हूँ, कटर कटर नहीं करो। वस्तुतः मध्यकालीन काव्य में केशवदास की स्थिति बहुत कुछ उनके पांडित्य और तजजन्य आतंक के कारण है। काव्य रचना के स्तर पर उनका सफल कृतित्व कम है। रीति काव्य की कमियां यहाँ अधिक हैं, उपलब्धियां कम। इसका प्रमाण उनकी काव्य भाषा का रूप है जो व्यवहारिक व्यवस्था और सृजनात्मक क्षमता दोनों दृष्टियों से अस्त व्यस्त और उखड़ा पकड़ा है। कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्र का छंदों का एक अजायब घर है। जितने भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं, आपका चाहे नेट परीक्षा हो या आपने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा दी हो, राज्य पात्रता परीक्षा दी हो या पीजीटी, इस प्रश्न से आप बारंबार रूबरू होंगे कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने माना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के बाद आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जान गए हैं कि ये किसने माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने ये माना है। मैंने आपको पहले ही कहा, यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। जहाँ छंद प्रयोग भाषा में प्रभा और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता वरन उसे नष्ट करता है। बहुछंद की जो प्रतिज्ञा केशवदास ने की है वह काव्य के लिए नहीं कौतुक के लिए है, यह भी पूछे जाने योग्य है। इन छंदों में काव्य भाषा ऐसे सांचों में कस गई लगती है जिनसे कोई रूपाकार ग्रहण करके वह निकल नहीं पाती। मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अब तक विकसित और निखरा हुआ ब्रज भाषा का रूप केशव की रचनाओं में तरह तरह से विकृत हुआ है। कवि ने रामचंद्रिका में छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया है, भाषा की लय उतनी ही उपेक्षित हुई है। जबकि हम देख चुके हैं कि रीति काव्य के विकास में लय का भाषा के साथ विलक्षण संयोग और सहयोग रहा है। उदाहरण के लिए दूसरे प्रकाश का पहला छंद लें, दशरथ की महिमाशाली राजसभा का वर्णन है। तो ये रामचंद्रिका का उदाहरण पूछ लें तो ध्यान रखिएगा। आवत जाता राज के लोगा मूरत धारी मानहु भोगा। यहाँ जात लोग और भोग के प्रचलित रूपों को छंद के आग्रह के कारण विकृत किया गया है, अर्थात पूरे छंद के 9 शब्दों में से 3 विकृत हैं। फिर छोटे छंद के चरण होने के कारण उनमें वाक्य कट गया है और भाषा की लय समाप्त हो गई है। ध्रुव
बेटा इसको उठा के उधर रख दो, मुंह में जा रहा है इसका धुआं, इसको उठा के उधर रख दो। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। वर्णन की प्रक्रिया यूं भी विस्तार और ब्यौरे की, अतः छोटा छंद तो वर्णन के लिए बहुत ही अनुपयुक्त है। दशरथ की राज्यसभा का ऐश्वर्यहीन छंदों में बंधी भाषा से व्यंजित नहीं होता। छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशवदास को चाहे कितना रहा हो, पर भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं जान पड़ता। ये भी पूछा जा सकता है कि छंदों की शास्त्रीयता का ज्ञान उन्हें भले ही हो, लेकिन भाषा की लय का कोई ज्ञान उन्हें नहीं था। लय के संबंध में कवि की असावधानी उसके शब्दों के चुनाव से भी प्रकट होती है। रामचंद्रिका में तत्सम शब्दावली के साथ प्रचलित शब्दों के विकृत रूप एक विस्तृत और असुखद संयोग एक विचित्र और असुखद संयोग उपस्थित करते हैं। सरयू नदी का वर्णन देखिए। तो ये रामचंद्रिका के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। अति निपट कुटिल गति यद्यपि आप, तौ दत्त शुद्ध गति छूबत आप, कछु आपुन अधगत चलंती, फल पतितन कह उरद फलंती। अति कुटल गति दत्त शुद्ध जैसे तत्सम शब्दों के साथ चलंती फलंती जैसे विकृत रूप भाषा के स्वरूप को एक रस नहीं होने देते। संस्कृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा के ये तीनों स्तर एक साथ मिला दिए गए हों, यानी संस्कृत के शब्द भी ले लिए, हिंदी के और अपभ्रंश के भी। देती है के लिए दत्त शब्द का प्रयोग तो किसी भी नियम से उचित नहीं ठहरता। केशवदास की बहुचर्चित दुर्बोधता भावों की दुर्हता के कारण नहीं, भाषा की अव्यवस्था के कारण है। शास्त्र को लेकर आचार्यत्व का दंभ उनमें है, अनुभव के प्रति कवि की तो विनम्रता है ही नहीं। एक लाइन को दोबारा देख लीजिएगा। केशव की बहुचर्चित दुर्बोधता, यानी उनके काव्य का अर्थ का बोध ही नहीं होता। दुर्बोधता का कारण भावों की दुर्हता नहीं है, बल्कि भाषा की अव्यवस्था है। कहते ना कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये आपने देखिए, केशवदास ने बहुत सारे रचना ग्रंथ लिखे, खूब पढ़ाई लिखाई करी, खूब आचार्यत्व प्राप्त किया। लेकिन हर आचार्य या हर पढ़ा लिखा विद्वान हिंदी का फेमस कवि हो, ये आवश्यक तो नहीं। तो कवि के स्तर पर ये फेल हैं। बाकी रचना की दृष्टि से तो इन्होंने बहुत अच्छे विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, रामचंद्रिका सहित बहुत सारे अच्छे भाषा विज्ञान, बहुत अच्छे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी लेखक को पढ़ें तो ऐसा नहीं है कि आज हमने रामस्वरूप चतुर्वेदी के विचार जाने और हम केशव के खिलाफ हो जाएं या केशव को निम्नतर समझें। नहीं, हमें शुक्ल को इसीलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ने से पहले मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक आपके साथ पूरी पढ़ी है, यानी हमने और आपने मिलकर पढ़ी है। तो नए विद्यार्थी भी ध्यान दें कि जैसे कर्ण को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कर्ण से संबंधित बुक कौन सी है? रश्मिरथी। तो रश्मिरथी में हिंदी बुकशाला पे पढ़ा रही हूँ, जरूर देखिएगा आप लोग। तो उसको लेकर जो भ्रम बन गया, बाद में सूर्यपुत्र, कर्ण जैसे कुछ घटिया सीरियल बनाए गए, जिनके कारण मतलब जो ओरिजिनल जो ग्रंथ हैं हमारे वेद व्यास जी के, उसके तो एकदम से मान्यता ही पलट गई। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से आपने केशवदास को पढ़ लिया तो शुक्ल से भी ज़रूर पढ़िएगा, प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब नया टॉपिक है बिहारी, तो इसको कल की कक्षा में पढ़ेंगे। प्रतिदिन एक कवि को हम कवर कर लेंगे। यदि कोई छोटा सा है किसी का वर्णन तो फिर 2-3 कवि एक क्लास में करेंगे। मिलती हूँ पुनः इसके आगे के भाग के साथ और हिंदी बुकशाला पर रश्मिरथी और आत्मकथा मुर्दहिया के साथ, दोनों आपके सिलेबस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।